दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा नया चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरतुल-ऐन हैदर की कहानी सेक्रेटरी। अवध के ज़िला सीतापुर में मेरे एक फूफा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजर थे। वहाँ फूफी के जनाना ड्राइंग रूम की एक दीवार पर सुनहरे मुनक्कश फ्रेम में एक नौ उम्र रानी साहिबा की कद्दे आदम रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर ने सचमुच के कपड़े पहन रखे थे। तस्वीर को असली कपड़ों और जेवरों से आरास्ता करना उस जमाने का शायद एक खास फन था, क्योंकि इस तरह की एक बंगाली खातून की तस्वीर मैंने कलकत्ते में भी देखी थी। बहरहाल भरी दोपहर को या शाम के वक्त उस नीम तारीख कमरे में जाने पर अचानक ऐसा लगता था जैसे कोई जीती जागती लड़की सामने खड़ी है। डर सा लगता था। अंधेरा पड़े जब मिट्टी के तेल के बड़े बड़े लैंप जलाए जाते तो उनकी रोशनियों में झिलमिलाती ये तस्वीर और ज्यादा अजीब, ड्रामाई और सुहानी सी मालूम होती। सीतापुर की गर्मियों की शामें भी बेहद सुहानी होती थीं। वसी और पुरफिजा बाग पर वो पुरफसू खामोशी तारी होती जो यूपी के मौसम गर्मा की खुसूसियत है, जब फूलों और आम के दरख्तों की महक और घास की खुनकी और फिजा की हिद्दत सब मिलजुल कर एक हो जाते हैं। ऐसी ही एक शाम हम सारे बच्चे लॉन पर खेल रहे थे जब एक सैलून कार बरसात में आकर रुकी, जिसकी खिड़कियों में चीनी रेशम के नीले पर्दे लगे हुए थे। फौरन पर्दा कराया गया और वो तस्वीर वाली गोरी चिट्टी रानी साहिबा सहज सहज चलती घास पर आ गईं। तस्वीर में उनकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था, बालों के गुफ्फे से बने थे और झालरदार ब्लाउज के साथ उन्नाबी रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी जिस पर जड़ाओ ब्रूच चमक रहा था। ब्लाउज, साड़ी और ब्रूच सब असली थे और बड़ी चाबुक दस्ती से तस्वीर पर चिपकाए गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी मांग सूनी थी और वो सफ़ेद रेशमी साड़ी पहने हुए थी। एक एंग्लो इंडियन गवर्नेंस उनके इकलौते 3 साला लड़के की उंगली थामे उनके पीछे पीछे कार से बरामद हुई। रानी साहिबा फूफी और फूफा के साथ बातों में मशगूल हो गईं और हम बच्चों को वहां से हाँक दिया गया। ये दमयंती देवी ऑफ रामकोट राज थीं, जिनको उस रोज मैंने पहली मर्तबा देखा था। मेरी उम्र जब कोई 6 बरस थी। उनकी वो कपड़ों वाली तस्वीर और उनका लॉन पर आना आज तक मुझे उसी तरह याद है। उस वक्त राजा साहब के इंतकाल को साल भर हुआ था और इलाका कोर्ट में था। फूफी से उनकी बहुत दोस्ती थी और फूफा उनका बहुत ख्याल रखते थे। वो बेचारी जमींदारी के झगड़ों में घिरी हुई थी और रिश्तेदार उनकी मदद करने की बजाय उनसे मुकदमे लड़ रहे थे। अदालती मामलात की देखभाल की गरज से वो एंग्लो इंडियन गवर्नेंस से अंग्रेजी भी सीख रही थी। दमयंती देवी खुद एक पाबंदे वज़ा ताल्लुकेदार की बेटी थी और पर्दे में रहती थी। मेरे हाई स्कूल के इम्तिहान होने वाले थे और मैं अक्सर पड़ोस की खाली कोठी के किसी ढंडार कमरे में बैठकर क्लासिकल मौसीकी के पर्चे के लिए जोर जोर से सबक याद किया करती थी। जब आ करते करते मेरा नाक में दम आ जाता तो कोई हल्का फुल्का गीत अलापना शुरू कर देती। उस रोज मैं भोपाली के तान पलटे याद करने की बजाय निहायत खुशू खुजू से जो थीका राय के ठाकुर रूठ गए हैं कैसे उन्हें मनाऊं का वजीफा कर रही थी। क्या अचानक ऐसा महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा कि तराशीदा बालों वाली एक बेहद स्मार्ट खातून बगैर आस्तीन के ब्लाउज और सफ़ेद जारजट की साड़ी में मलबूस दरवाजे से लगी मेरी नगमा सराई सुन रही हैं और उनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम है। मैं तो उनको पहचानी नहीं, मगर उन्होंने बराबर के फाटक पर वालिद के नाम का बोर्ड देख लिया था। मैं झेप कर उठ खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम हमें पहचानी नहीं, हम तुम्हारी बुआ की सहेली हैं। रानी साहब, मैंने हैरत से कहा। हाँ बेटा, अब हम तुम्हारी पड़ोसी हैं, उन्होंने जवाब दिया। उसी वक्त फर्नीचर का ट्रक बाहर आकर रुका और गुल गपाड़ा शुरू हो गया। चलो हम तुम्हारे यहाँ सबसे मिल आएं, रानी साहिबा ने कहा। मुलाजिमों को चंद अहकाम देने के बाद वो बाहर आईं और मेरे साथ साथ बाड़ फलांग कर हमारे अहाते में दाखिल हो गईं। हमारे यहाँ उस वक्त पिछले बरामदे में सपहर की चाय पी जा रही थी। अभी रानी साहिबा को बैठे 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि एक बेहद खूबसूरत नौजवान सीढ़ियों पर नमूदार हुआ। उसने अदब से सबको तस्लीम की और रानी साहब से कहा, मिश्रा साहब आपसे बात करना चाहते हैं, अभी आते हैं। और देखो सेक्रेटरी,
मदार बख्श से कहो वो भी ठहरे। यस रानी साहब, लड़के ने जवाब दिया और उल्टे पांव वापस हो गया। दमयंती देवी फिर बातों में मसरूफ हो गईं, मगर उन्होंने जिस तहक्कुम और संजीदगी से उस लड़के को सेक्रेटरी कहा वो मुझे बहुत दिलचस्प मालूम हुआ, क्योंकि दुबला पतला हसीन लड़का जो शक्ल से कश्मीरी मालूम होता था, सेक्रेटरी किसी तरह न लगता था। रानी साहब ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और वापस चली गईं। उस वक्त रानी साहिबा कोई 35 बरस की रही होंगी। वो रवानी से अंग्रेजी बोल रही थी, इलाके का काम खुद संभालती थी, फर्राटे से कार चलाती थी और मसूरी का सीजन बॉल रूम रक्स और ब्रिज में गुजारती थी। वो बावकार पर्दानशीन बीबी जिनको मैंने सीतापुर में देखा था, वो बनारसी साड़ी में लिपटी हुई तस्वीर जो फुफा के लखनऊ वाले घर के ड्राइंग रूम में अब भी मौजूद थी, उनमें और इस मॉडर्न खातून में बड़ा फर्क था। 7 साल में काया पलट गई थी। दमयंती देवी सोसाइटी टाइप बन चुकी थी। वालिद आज़ादी निस्वां के जोशीले अलमबरदार और हामी थे, मगर उनको ये बेहद जदीद टाइप बहुत नापसंद था। इस वजह से हमारी मुलाकात अब रानी साहब से बहुत कम होती थी। अक्सर उनके यहाँ से रात गए तक पार्टियों के शोर शगब की आवाज़ आती रहती। जब रानी साहिबा इलाके पर चली जाती तो उनका सेक्रेटरी उनकी गैर मौजूदगी में एक फिल्मी रिकॉर्ड बार बार बजाता। आराम कहाँ दिल जो पड़ा गैर के पाले, मुफलिस को खुदा इश्क के फंदे में न डाले। अक्सर ग्रामोफोन की सुई एक जगह पर अटक कर मुफलिस को खुदा, मुफलिस को खुदा, मुफलिस को खुदा की तकरार करती, जो कानों को सख्त नागवार गुजरता। मगर एक खासे ड्रामाई वाक़े ने इस गुल गपाड़े का खात्मा बिलखैर कर दिया। एक रोज सुबह सवेरे वालिद अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि रानी साहिबा ने सरासीमगी के आलम में दरीचे में से अंदर झांका और बोली, बड़ा गजब हो गया, मेरे साथ चलिए फौरन, बड़ा गजब हो गया। वालिद घबरा कर फौरन बरामदे में गए। सेक्रेटरी ने खुदकुशी कर ली, फौरन मेरे साथ चलिए। ओ माय गॉड, अब तक मर भी चुका होगा। ओह ओह, कह रहा था रेल की पटरी पर जा लेटूंगा। ओह ठहरिए, मैं कपड़े तब्दील कर लूं। वालिद बेचारे ने परेशानी से कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही चलिए, जल्दी। रानी साहिबा ने बदहवासी से जवाब दिया। वालिद कमीज पाजामा पहने पहने ही उनकी कार में बैठ गए और कार जन से फाटक से बाहर निकल गई। उन्होंने जाकर बाराबंकी जाने वाले करीबी रेलवे लाइन का नाकाम जायजा लिया, जहां रानी साहिबा के बयान के मुताबिक सेक्रेटरी ने जाने शीरी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी थी। आखिर पुलिस चौकी पर उसकी गुमशुदगी की इत्तला कराने के बाद जब वो वापस लौटी तो मिश्रा जी उनके मुंशी ने पान चबाते हुए इत्मीनान से खबर सुनाई कि सेक्रेटरी हजरतगंज के कॉफी हाउस में कहवा पीता हुआ और नमकीन मूंगफली खाता पाया गया है, और ये भी कि कॉफी में जहर नहीं मिला था। इसके बाद वो होनहार नौजवान बिल्कुल गायब हो गया। सेक्रेटरी के जाने के बाद दमयंती देवी बहुत दिनों तक अपने लॉन पर नजर नहीं आई। डिनर और पार्टियां मौकूफ हुई, उनके घर पर सन्नाटा सा छा गया। गर्मियां निकली, जाड़े आ गए। एक रोज मैं पिछले बाग में एक दरख्त की शाख पर बैठी, बहुत अरसे बाद ठाकुर रूठ गए हैं अलाप रही थी कि रानी साहिबा मेहंदी की बाड़ के नजदीक आकर खड़ी हो गईं। कुछ देर यूं ही चुप खड़ी रहीं और फिर अपने मकान की तरफ वापस चली गईं। इस दौरान में उनकी जाती कोठी टबलरगंज में तामीर हो चुकी थी। चंद रोज बाद वो वहां मुंतकिल हो गईं और मुद्दतों कहीं दिखाई न दी। नफीसा नामी एक लड़की बीए में मेरी हमजमात थी। उसकी जिन बुजुर्गवार से मंगनी हुई वो भी बड़े सख्त सोसाइटी टाइप थे। मंगनी के बाद उन्होंने नफीसा और उसकी सहेलियों को एक डिनर पर दावत दी जो प्रोफेसर खोचड़ के घर पर दिया गया था। प्रोफेसर खोचड़ यूनिवर्सिटी के एक नामवर साइंसदान थे। उनकी लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं और उनकी ब्रिज पार्टियों में लखनऊ के सारे फैशनेबल रौसा और उमरा आया करते थे। नफीसा का मंगेतर हामिद जबरदस्त स्नोब था और बात इस तरह शुरू करता था, कल मैं और गौस मोहम्मद लेडी महाराज सिंह के यहाँ चाय पी रहे थे तो वहाँ लेडी श्रीवास्तव मुझसे कहने लगी, या इस मर्तबा मसूरी में हिज हाइनेस ऑफ राज पेपला ने बताया। लिहाजा जब हम लोग प्रोफेसर खोचड़ के यहाँ पहुंचे तो हामिद उस महफिल में इस तरह जा शामिल हुआ जिस तरह बत्तख पानी पर तैरने लगती है। मुख्तलिफ राजाओं, नवाबों और आईसीएस अफसरों के कंधों पर बेतकल्लुफ थपकियां लगाने और उनकी खवातीन की तरफ मुस्कुराहटें फेंकने के बाद वो उस गोशे में पहुंचा जहां एक तवीलुल कामत खूबरू शख्स कॉकटेल का ग्लास हाथ में थामे, आतिशदान पर कोहनी टिकाए, पोज बनाए खड़ा मालती खोचड़ से बातें कर रहा था। अरे यार मंजूर,
حامد نے قریب پہنچ کر کہا۔ یار تم پرسوں سر جے پی کے لنچ پر نہیں آئے؟ خانم حاجی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اپنا منظور آج کل کہاں غائب ہے۔ منظور صاحب نے ایک ابرو اٹھا کر اپنی بلندی سے حامد کو دیکھا اور مسکرائے۔ ہیلو یو سو اینڈ سو، انہوں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ہا ہا ہا، حامد نے منظور صاحب کے کندھے پر ہاتھ مار کر قہقہہ لگایا اور دو چار باتیں کر کے ہماری طرف لوٹا۔ یہ منظور صاحب کون ہے؟ نفیسہ نے پوچھا۔ ارے وہی کون؟ ارے بھائی اپنی دمینتی کے سیکریٹری۔ دمینتی کون؟ نفیسہ نے پوچھا۔ رانی صاحبہ رام کوٹ راج، مگر اب کچھ مغرور سا ہو گیا ہے سالہ۔ کونسل کی ممبر تو ہوئی ہیں رانی صاحبہ اور دماغ اس کے آسمان پر چڑھ گئے، حامد نے جواب دیا۔ اچھے خاندان کا لڑکا ہے، مگر جب مفت کا عیش ملے تو ہماری تمہاری طرح محنت مزدوری کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کے قریب بیٹھے ہوئے ایک مہمان نے کہا۔ ارے بھائی ہمیں کوئی اپنا سیکریٹری نہیں بناتا، دوسرے مہمان نے جو زیادہ پی گئے تھے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ یہ مکالمہ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی کھانا شروع ہو گیا اور منظور احمد صاحب جب خالی پلیٹیں بانٹتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں نے ان سے دمینتی دیوی کی خیریت دریافت کی۔ منظور صاحب نے بڑے اخلاق سے بتایا کہ رانی صاحبہ کا لڑکا رندھیر، جو اب تک کالون تعلقدار کالج میں پڑھ رہا تھا، ایئر فورس کی ٹریننگ کے لیے کل امبالے جا رہا ہے۔ رانی صاحبہ اس کی روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اس لیے یہاں دعوت میں نہ آ سکیں۔ اس کے بعد منظور صاحب مجمع میں کھو گئے۔ کوئی 2-3 برس ادھر کی بات ہے، میں اپنے میزبانوں شوبھا اور تریلوک ماتھر اور شوبھا کی چھوٹی بہن نلنی کے ساتھ دلی کے میڈنز ہوٹل کے ایک تقریباً سنسان ڈرائنگ روم میں آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ باہر کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، آتش دان میں تیز آگ لہک رہی تھی اور ہم لوگ کافی ختم کر کے گھر جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک عمر رسیدہ امریکن جوڑا قریب سے گزرا۔ اس کے بعد 70 برس سے اوپر کی عمر والے امریکن سیاحوں کی ایک پوری ٹولی ڈرائنگ روم میں سے گزر کر برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل اینٹی بائیوٹکس نے عمریں بڑھا دی ہیں۔ وافر عمر، وافر دولت، وافر عیش و عشرت، کیا زندگیاں ہیں ان لوگوں کی، تریلوک نے کہا۔ اینٹی بائیوٹکس کے لفظ پر بائیو کیمسٹری میرے ذہن میں آئی، جس کا نام بھی میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ شوبھا کی بہن نلنی بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ تم کس مضمون پر ریسرچ کر رہی ہو؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ چوہے کے جگر پر، غضب خدا کا۔ نوا پیرا ہوئے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں چوہے کا جگر پیدا۔ تریلوک نے لہک کر کہا۔ کیا محمل بات ہے، میں نے اکتا کر کہا۔ مجھے زور کی نیند آ رہی تھی۔ وافر عمر، وافر دولت، وافر عیش، تریلوک نے دہرایا۔ غلط، بالکل غلط۔ ڈرائنگ روم کے کونے سے ایک بھاری آواز بلند ہوئی۔ ہم لوگوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وسیع کمرے کے دوسرے سرے پر ایک اسٹینڈرڈ لیمپ کے سائے میں ایک ہندوستانی اور ایک یوروپین جوڑا برج میں مصروف تھا۔ ہندوستانی خاتون کی پشت ہماری طرف تھی اور ان کے سفید بال جو جدید فیشن کے مطابق نیلے رنگے ہوئے تھے، مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ بھاری آواز والے ہندوستانی مرد نے پائپ کی راکھ جھٹکتے ہوئے ہماری طرف سرسری نگاہ ڈالی۔ مجھے ان کا جھریوں والا چہرہ ذرا مانوس سا معلوم ہوا۔ پھر وہ کوشش سے چھڑی کے سہارے اٹھے۔ ذرا لنگڑاتے ہوئے گیلری کے دروازے پر جا کر انہوں نے بیرے کو آواز دی اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ کھیل میں ڈمی تھے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پہلو بدل کر اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ کیا بات ہے؟ یوروپین عورت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، انسان فانی ہے، اس لیے بار بار گھڑی دیکھتا ہے، انہوں نے اسی گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ نیلے بالوں والی ضعیفہ خاموشی سے کھیل میں منہمک رہیں۔ بہرا اندر آیا، اس نے مشروبات کی کشتی قریب کی تپائی پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ اتنے میں خوش شکل نوجوان، سرخ ٹرٹل نیک سویٹر اور سیاہ پتلون میں ملبوس، کوٹ کندھوں پر ڈالے، ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آیا۔ ذرا ادا سے چلتا، ہم لوگوں کو نگاہ غلط انداز سے دیکھتا ہوا وہ برج ٹیبل کے پاس گیا اور پیانو سے ٹک کر کھیل دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ نیلے بالوں والی خاتون نے سر اٹھا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک ادائے دلبری کے ساتھ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار پر لگی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ ہم لوگ گھر جانے کے لیے اٹھے اور دروازے کی سمت جاتے ہوئے برج ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو نیلے بالوں والی خاتون نے سر اٹھایا
और त्यूरी पर बल डालकर मुझे गौर से देखा। अरे, ये तो रानी साहिबा रामकोट हैं, शोभा ने आहिस्ता से कहा। बेचारी का इकलौता लड़का पिछले साल हवाई जहाज के हादसे में मारा गया। बेहतरीन पायलट था। मैं उनके करीब गई। चंद लम्हे मुझे देखते रहने के बाद वो पहचान गईं और कुर्सी से उठकर मुझसे लिपट गईं। फिर उन्होंने मेरे खानदान वालों की खैरियत दरियाफ्त की। मैं करीब के सोफे के हत्थे पर टिक गई। रानी साहिबा ने ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हारी बुआ से कभी कभार लखनऊ में मुलाकात हो जाती है। जब से तुम्हारे फूफा का इंतकाल हुआ है वो कहीं आती जाती नहीं। किसका इंतकाल हुआ है? भारी आवाज वाले मर्द ने ताश समेटते हुए बेधियानी से सवाल किया। खान बहादुर साहब बेचारे का। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, मेरे साथ तो तुम जानती हो बिटिया, उन्होंने सारी उम्र सगे भाइयों से बढ़कर सलूक किया। अब मैं भी पहचान गई। भारी आवाज वाले साहब मंजूर अहमद थे, मगर अब वो बेहद दुबले पतले, मरीज, बदमिजाज, चिड़चिड़े से नजर आते थे। रानी साहिबा बात करते करते उनकी तरफ इस तरह देख लेती थी जैसे बीवी अपने शौहर की बदमिजाजी बर्दाश्त करने की आदी हो जाती है। मैंने त्रिलोक, शोभा और नलनी का रानी साहिबा से तारुफ कराया। रानी साहिबा ने डच जोड़े को हम लोगों से मिलवाया। तुम्हारी बुआ बेचारी भी बूढ़ी हो गई, इतनी सुंदर थी जवानी में, वो उसी उदास आवाज में कहती रहीं। हम सब बूढ़े हो गए हैं बीबी, मंजूर साहब ने झुंझलाकर उनसे कहा और जोर से पाइप झटकने लगे। सुर्ख स्वेटर वाला शकील नौजवान इटलाता हुआ आकर दोबारा खेल देखने में मसरूफ हो गया। उसे देखकर दमयंती देवी के थके हुए चेहरे पर उजाला सा फैल गया। आंखें जगमगा उठी। वो जवानी में हसीन नहीं थी, लेकिन अब नीले बालों के साथ उनमें एक खास वकार सा आ गया था। डच मियाँ बीवी खामोश बैठे थे। अब डच खातून ने लड़के को नजर भर के देखा और जरा हल्की सी सवालिया निगाह मंजूर साहब पर डाली। मेरा रिप्लेसमेंट, मंजूर साहब ने कुर्सी से उठते हुए डच जोड़े से कहा। गोकुल चड्डा रानी साहिबा के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, मिस्टर एंड मिसेस फान टूक। नौजवान ने मुस्कुराकर सर खम किया और मंजूर साहब की कुर्सी पर बैठ गया। मंजूर साहब लंगड़ाते हुए एक तरफ को चले गए। रानी साहिबा फिर ताश में महव हो गईं। 1 नो ट्रम्प, 2 हार्ट्स, 2 नो ट्रम्प्स, 3 हार्ट्स। मैंने रानी साहिबा को खुदा हाफिज कहा और दरवाजे पर पहुंचकर एक बार फिर कमरे पर नजर डाली। कमरे में मुकम्मल सुकूत तारी था और एक मेज के गिर्द 4 सर झुके हुए थे। दमयंती देवी के नीले बाल जर्द रोशनी में झिलमिला रहे थे और वो दुनिया व माफिया से बेखबर ताश में मुस्तगरिक हो चुकी थी। मंजूर अहमद वसी गहरे कमरे की परछाइयों में कहीं गुम हो गए थे और असिस्टेंट सेक्रेटरी अपने घुंघरियाले बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने हाथ के पत्तों पर गौर कर रहा था। जब हम लोग कमरे से बाहर निकलने लगे तो उन्नाबी बनारसी साड़ी और झालरदार ब्लाउज में मलबूस एक भोली सी लड़की दरवाजे में मुझसे टकरा गई। उसने बालों के गुफ्फे से बना रखे थे और उसकी साड़ी में जड़ाव ब्रूज चमक रहा था। मैंने चौंक कर आंखें पूरी तरह खोली और शोभा ने कहा, वाकई तुम तो नींद से लड़खड़ाए जा रही हो, चलो जल्दी से घर पहुंचे। चुनांचे हम लोग तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे।